प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं वंदना पाल नित्या संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम लोग आज सी-टेट और टेट में आने वाले भाषा शिक्षण का अध्ययन करेंगे। इसमें भाषा विकास का अध्यापन क्या होता है इसको समझते हैं। अधिगम और अर्जन क्या होता है। देखिए, अधिगम की प्रक्रिया एकांगी होती है, अर्थात पृथक पृथक प्रक्रिया न होकर एक संपूर्ण प्रक्रिया है जो यह दर्शाती है कि शिक्षक द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, छात्रों ने उसी प्रक्रिया के प्रति अनुक्रिया की। अर्थात अधिगम हम जो किसी के माध्यम से जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, सीखते हैं, उसको अधिगम कहा जाता है। और अर्जन जो कि हम कहीं भी किसी भी रूप में भाषा को, शिक्षा को सीख ले, वह अर्जन कहा जाता है। तो वही बात इसमें नीचे अनुक्रिया जो हम क्रिया करते हैं या किसी का जो देख के हम अनुसरण करते हैं, उसी को अनुक्रिया कहा जाता है। यही प्रक्रिया तथा अनुक्रिया मिलकर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को पूर्ण बनाते हैं। अधिगम एक स्वतंत्र संप्रत्यय है जिसका अर्थ होता है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम एक स्वतंत्र संप्रत्यय है। अधिगम एक स्वतंत्र है और जिसका अर्थ होता है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया में बच्चे निम्न तरीके से ज्ञानार्जन करते हैं। कैसे? करके सीखना, अनुभव द्वारा अधिगम और अनुकरण द्वारा सीखना। करके सीखना, जो काम हम करके सीखते हैं वो करके सीखने में आता है। अनुभव द्वारा जो कार्य हम किए रहते हैं वो हमारा अनुभव बन जाता है, अर्थात हम वो उस आधार पर फिर अगर कोई भी काम करेंगे या तो कोई भी करेंगे तो वो मुझे आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम ये काम गलत होगा या सही होगा। उसी को हम कह रहे हैं कि अनुभव द्वारा सीखना। और अनुकरण किसी के कार्य को देखकर जो हम सीखते हैं तो उसको अनुकरण कहा जाता है। अधिगम की विधियाँ, ये देखते हैं अधिगम की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। प्रयास और भूल के नियम द्वारा सीखना पहला है। अनुकरण के द्वारा सीखना दूसरा। सूझबूझ द्वारा सीखना तीसरा। करके सीखना, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना और मिश्रित विधियों द्वारा सीखना। तो प्रयास और भूल के नियम द्वारा सीखना, जैसे थॉर्नडाइक के द्वारा प्रयत्न और भूल दिया गया था, वही नियम है कि प्रयास और भूल के नियम। प्रयास करके और गलती हो जाए फिर वो बार बार उस चीज़ को करके दोहरा कर हम जब सीखते हैं उसी को कहा जाता है कि प्रयास और भूल के नियम। जैसे थॉर्नडाइक की बिल्ली बार बार उसी का को कर रही थी, करते करते एक बार अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है, ठीक उसी प्रकार से। और दूसरा है अनुकरण के द्वारा सीखना, किसी कार्य को हम देख कर सीखते हैं। और सूझबूझ द्वारा अपने बुद्धि के द्वारा सीखना। करके सीखना, कोई काम करके प्रैक्टिस करके या कोई काम को हम जब अपने हाथों के द्वारा करते हैं उससे हम और अच्छे से सीख पाते हैं और वो हमारे मस्तिष्क में फिट हो जाता है, उसको हम भूल नहीं पाते हैं। तो निरीक्षण करके सीखना, निरीक्षण मतलब देख कर सीखना। परीक्षण करके उसको प्रैक्टिस करके या उस काम को करके सीखना। सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, अर्थात ग्रुप में सीखना। और मिश्रित विधि द्वारा सीखना। नेक्स्ट है भाषा अध्यापन के सिद्धांत कौन कौन से। पहले सीखते हैं भाषा का अर्थ क्या होता है। भाष का अर्थ है प्रकाश करना। कालांतर में दंत्य ध्वनि मूर्धन्य में परिवर्तित हो गई और भाष से भाषा शब्द बन गया।
सब भाषा से ही सांसारिक विचार संभव है। भाषा मनुष्य के विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों को किसी के यहाँ प्रकट कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। और देखिए आगे, भाषा समाज द्वारा अर्जित होती है। और भाषा के दो पक्ष होते हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक पक्ष का संबंध ध्वनि से है और मानसिक पक्ष का संबंध विचारों से है। ये शारीरिक पक्ष का संबंध ध्वनि से है और मानसिक पक्ष का संबंध विचारों से। आपके अंदर कैसा विचार आ रहा है मन में, वो हम व्यक्त करते हैं, तो ऐसे हमारे मन को लोग समझ पाते हैं। और शारीरिक पक्ष का संबंध ध्वनि से, कैसी ध्वनि निकल पाती है वो शारीरिक संबंध है उसका। और सुनने की योग्यताओं का विवरण, श्रव्य सामग्री, लिखित सामग्री का श्रवण नहीं, विचारों का। फिर आगे देखते हैं भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत कौन कौन से, उसको जानते हैं। पहला स्वाभाविकता का सिद्धांत, दूसरा क्रियाशीलता और अभ्यास का सिद्धांत, तीसरा रुचि का सिद्धांत, स्वतंत्रता एवं व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत, प्रयत्न का सिद्धांत, बाल्यावस्था के महत्व का सिद्धांत, चयन एवं विभाजन का सिद्धांत, अनुकरण एवं स्वयं संशोधन का सिद्धांत, मौखिक प्रवचन का सिद्धांत। स्वाभाविकता का सिद्धांत, अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से हम कैसा प्रकट कर रहे हैं उसका सिद्धांत है। क्रियाशीलता और अभ्यास करके, और अभ्यास करके हम कैसे सीख पाते हैं उसका भी सिद्धांत। रुचि, हमारी रुचि किस कार्य को सीखने में है, किस कार्य को करने में है, उससे सीखते हैं। स्वतंत्रता में व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत, स्वतंत्र होकर और एक दूसरे व्यक्ति से भिन्न होकर हम कैसे सीखते हैं उसका सिद्धांत है। प्रयत्न का सिद्धांत, बार बार फेल होने पर बार बार प्रयास करें और असफल हो जाए हम तो फिर से प्रयत्न करें, फिर से हम करने की कोशिश करें, तो यह प्रयत्न का सिद्धांत है। अब बाल्यावस्था के महत्व का सिद्धांत, चयन एवं विभाजन का सिद्धांत है, किसका चयन करें और किसको विभाजित करें उसका सिद्धांत। अनुकरण एवं स्वयं संशोधन का सिद्धांत है। मौखिक प्रवचन का सिद्धांत, मौखिक मतलब मुझे वाणी बोलने, उसका सिद्धांत है। तो चलिए आगे देखते हैं। शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं। संस्कृत शिक्षण में निम्नलिखित सूत्र विशेष उपयोगी हैं। कौन कौन से? ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षण, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर दूसरा है, और तीसरा है पूर्ण से अंश की ओर, और चौथा है अनिश्चित से निश्चित की ओर, पांचवा सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मनोवैज्ञानिक से तर्कपरक की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, आगमन से निगमन की ओर, प्रकृति से अनुसरण की ओर। जैसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षण, ज्ञानेंद्रियों कौन कौन सी हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनकी द्वारा सीखना। अब विश्लेषण से संश्लेषण की ओर करें, छोटे छोटे भागों से पहले सीखते हुए फिर उसको हम जोड़कर बड़ा करके सीखते हैं, उसके कहते हैं विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अब पूर्ण से अंश की ओर, पहले पूरा सीखते हैं, फिर इसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में सीखते हैं इस विधि में। फिर अनिश्चित से निश्चित, फिर अनिश्चित कहीं भी कुछ भी सीख लेते हैं, फिर इसके बाद निश्चित की ओर, फिर निश्चित जगह पे, जैसे विद्यालय। पहले तो हम परिवार में अनिश्चित मतलब परिवार पड़ोस कहीं भी कुछ भी सीखते हैं, फिर विद्यालय से सीखने लगते हैं, वो निश्चित हो जाता है। फिर सरल से कठिन की ओर, पहले कोई भी चीज़ सरल सीखते हैं, फिर कठिन की ओर बढ़ते हैं। और ज्ञात से अज्ञात की ओर, पहले हम जो चीज़ ज्ञात है उससे सीखते हैं। जैसे कोई भी बालक अगर 4th से 5वीं में जा रहा है कक्षा में,
तो उसको सबसे पहले ज्ञात क्या है, उसके चौथी में कौन सी पोयम ज्ञात है, कौन सी कहानी ज्ञात है, उसके माध्यम से हम 5वीं क्लास की कक्षा की अज्ञात पोयम जो है उसको हम सिखाने की कोशिश करते हैं। पहले हम चौथी का पूछते, फिर मुझे लगता है कि इसको सीखने की इतनी कैपेसिटी है तो हम उसको 5वीं का बताने लगते हैं। वही कह रहा है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर सीखना, और मनोवैज्ञानिक से तर्कपरक की ओर सीखना, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर सीखना। स्थूल मतलब बहुत बड़ा है, बहुत कठोर चीज़ से फिर हम छोटे छोटे टुकड़ों में सीखते हैं। फिर विशेष से सामान्य की ओर सीखना, आगमन से निगमन की ओर सीखना, फिर प्रकृति काम से। फिर आगे सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। भाषा की शिक्षा के अंतर्गत सुनने का अर्थ है बोधपूर्वक श्रवण। सुनने बोलने की विविध प्रकार की सामग्री लगभग 3 स्थितियों में उपलब्ध हो सकती है। पहला है कक्षा स्थिति, कक्षेतर स्थिति, आकाशवाणी प्रसारण द्वारा प्रसारण आदि। जैसे कक्षा स्थिति, कक्षा की स्थिति मतलब कक्षा में क्लास में कैसी स्थिति है उसके अनुसार बालक क्या सीख रहा है। और कक्षेतर मतलब स्थिति कक्षा के बाहर, जैसे क्लासरूम के बाहर बालक जा रहा है तो उसको अलग अलग कक्षा के बालक मिलेंगे, उनसे क्या वो सीख पा रहा है, उससे उसके अंतर्गत एक कक्षेतर के अंतर्गत वो सब आएगा। और आकाशवाणी प्रसार, आकाशवाणी जैसे टीवी से, रेडियो से और मोबाइल से वो कितना सीख पा रहा है वो आकाशवाणी के प्रसारण में आएगा। और आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता, जय हिंद।